नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे एक जो बड़ा सामाजिक परिवर्तन हो रहा है पिछले 8 सालों में, जिसकी प्रक्रिया शुरू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये बड़ी गंभीर बात है। मैं हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आपसे धैर्य की अपेक्षा है। उम्मीद है आप पूरा सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए बहुजन समाज का निर्माण कर दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो किया इसकी कोशिश, इसको बनाने की कोशिश इससे पहले नहीं हुई। इससे पहले भी कोशिशें हुई। सवाल ये है कि वो कोशिशें कामयाब क्यों नहीं हुई, सफल क्यों नहीं हुई। क्यों मोदी सफल हो गए जहां और लोग असफल रहे, इसी पर बात करेंगे। तो मोदी की सफलता का जो मंत्र है, क्यों सफल हुए वो तो बताऊंगा। मोदी की सफलता का मंत्र या सूत्र वाक्य कहें, 2 शब्दों में कहना हो तो राम और रोटी को जोड़ दिया उन्होंने। इससे पहले जिन लोगों ने प्रयास किया वो क्या प्रयास हुए, आज़ादी के बाद से अब तक का बताता हूँ आपको। सबसे पहला प्रयास हुआ कांग्रेस पार्टी की ओर से। विभाजन के बाद चूँकि आबादी की अदला बदली नहीं हुई, मुसलमान यहाँ रह गए, तो मुसलमान कांग्रेस के साथ जुड़े और नेहरू उनके सबसे बड़े रक्षक के रूप में उभरे। लेकिन नेहरू को सवर्णों के बीच में, खासतौर से ब्राह्मणों के बीच में, एक जातीय नेता के रूप में भी स्थापित करना था। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से उनके नाम के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा जाने लगा। ये अनायास नहीं था। वो जवाहरलाल नेहरू जो अपने को एक्सीडेंटल हिंदू मानते थे, वो इस जातीय संबोधन से संबोधित किए जाने से ज़रा भी एतराज़ नहीं था उनको। और पूरे जीवन भर ये होता रहा, आज भी होता है। ये राजनीतिक स्ट्रेटजी का पार्ट है। तो इसलिए मैं उस तरह से इसको बुरा नहीं मानता। ये राजनीतिक रणनीति जो है वो अलग अलग देशों में, अलग अलग जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में पार्टियां अपनाती हैं। उसके अलावा दलित क्यों जुड़े कांग्रेस से, डॉक्टर अंबेडकर के होते हुए भी। डॉक्टर अंबेडकर ने मेरी नज़र में आज अगर मुड़कर देखें तो एक गलती की, शायद उन्होंने दलितों की अलग राजनीति स्थापित करने की कोशिश की, ऐसे समय में जब दलित मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं थे। तो शायद वो अपने समय से आगे चल रहे थे, इसलिए राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो पाए, इतनी योग्यता होने के बावजूद। कांग्रेस ने इसको समझा और कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम को आगे किया। और उनको आगे किया कांग्रेस ने इस लिहाज से कि वो सबको जोड़कर चलने वाले। तो कांग्रेस उसमें सफल रही। कांग्रेस का जो वोट बैंक का आधार बना, जो उनका समाज बना, बहुजन समाज, उसमें सवर्ण था और सबसे आगे ब्राह्मण थे। उसके अलावा उसमें दलित था, उसके साथ मुसलमान था। ये विनिंग कॉम्बिनेशन बनता था। अब ये इस कॉम्बिनेशन के बाद जो है और कई कोशिशें हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कोशिश की, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, तो उन्होंने पिछड़ों, महिलाओं को जोड़कर बनाया एक गठबंधन। उसको स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वो स्थापित हो नहीं पाया। उसके अलावा गुजरात में माधव सिंह सोलंकी ने खाम बनाया। खाम KHAM, क्षत्रिय, H उस समय दलित को हरिजन कहा जाता था, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान। ये उन्होंने एक बहुजन समाज बनाने की कोशिश की। उसके अलावा चौधरी चरण सिंह ने पहले अजगर बनाया, यानी अहिर, जाट, गुजर और राजपूत। उसके बाद उन्होंने उसको मजगर में बदल दिया, M जोड़ दिया, मुसलमान जोड़ दिया। वो भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को छोड़कर बाहर पूरे प्रदेश के स्तर, प्रदेश तो छोड़ दीजिए, प्रदेश के स्तर पर कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव ने नारा दिया भूरा बाल साफ का। वो भूरा बाल मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ। कायस्थ में बनिया भी उनका आता था, तो उनके खिलाफ नारा दिया। लेकिन वो नारा कुछ हद तक सफल हुआ उसमें कि यादव और मुसलमान मिलकर एक बड़ी तादाद बनते हैं बिहार में। इसलिए लालू प्रसाद यादव की कामयाबी में उसने बड़ी भूमिका निभाई। जो 15 साल उनकी पार्टी का राज रहा, उसमें बड़ी भूमिका थी, जब तक कि बाकी सब गोलबंद नहीं हो गए उनके खिलाफ। इसके अलावा कांशीराम ने एक गंभीर कोशिश की सैद्धांतिक आधार पर। 80 के दशक में उन्होंने, कांग्रेस का जब वर्चस्व स्थापित हो गया तो कांग्रेस में दलितों
और ख़ास तौर से जब विकास के साथ आरक्षण का लाभ मिलने के कारण, शिक्षा के कारण दलितों में एक मिडिल क्लास उभरा और उस मिडिल क्लास को लगा कि कांग्रेस में उनके लिए अब जगह कम है, तो वो कांग्रेस से बाहर निकल गए। दलित बाहर निकले। कांशीराम लंबे समय से इसी की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक नारा दिया, ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर बाकी सारे DS4। DS4 मतलब दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। ये संगठन उन्होंने बनाया था बाकी सबको जोड़ने के लिए। उसमें उन्होंने फिर आगे एक्सपेरिमेंट किया, एक ये भी कि जो है दलित और मुस्लिम को जोड़ने का, वो भी नाकाम रहा। कांशीराम का ये जो समीकरण था, इसमें कामयाबी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कामयाबी की बात कर रहा हूँ चुनावी कामयाबी की। बसपा की प्रमुख मायावती को इसमें चुनावी कामयाबी तब मिली जब उन्होंने सवर्णों के एक सेक्शन, खासतौर से ब्राह्मणों को जोड़ा। उसके बिना ये बना नहीं। तो ये एक संख्या की दृष्टि से जो बनाने की कोशिश होती है, अर्थमेटिक के लिहाज से जो बनाने की कोशिश होती है, वो अननेचुरल अलायंस होता है। वो घटता बढ़ता रहता है, उसमें कोई जुड़ जाता है फिर कोई निकल जाता है। यही मायावती के साथ हुआ। यही जो है मंडल कमीशन के बाद जो नेता उभरे, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, इन लोगों के साथ हुआ कि उसमें जुड़ते और घटते रहे। तो ये जो दो बातें कही जाती हैं कि एक होता है अर्थमेटिक का जो है गठबंधन, दूसरा होता है केमिस्ट्री का। तो अर्थमेटिक का जो होता है वो स्वाभाविक नहीं होता, वो स्वार्थ के कारण, परिस्थिति के कारण, उस समय की ज़रूरत के कारण, इस कारण वो गठबंधन बनता है। तो वो जुड़ते हैं। लेकिन जो केमिस्ट्री जहाँ होती है उसमें घुलते हैं, जो स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है, जिसका आधार समाज में मौजूद होता है। वो गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया। तो मोदी ने जब ये बहुजन समाज बनाने की कोशिश की तो उन्होंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, किसी को बाहर करने की बात नहीं की। उन्होंने सवर्णों को, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनिया की पार्टी मानी जाती थी, एक तरह से सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी, सवर्णों की जो है बहुतायत थी, तो उन्होंने सवर्णों का नुकसान किए बिना बाकी समाज के अंगों को जोड़ा और एक जो स्वाभाविक नेचुरल गठबंधन समाज में मौजूद था, जिसमें सवर्ण थे, जिसमें पिछड़ा, जिसमें दलित, जिसमें आदिवासी, इनको जोड़ा। इसमें मुसलमान नहीं जुड़ा। मुसलमान इसलिए नहीं जुड़ा कि मुसलमान को समस्या है जहाँ भी हिंदू होगा वहाँ मुसलमान नहीं आएगा। मुसलमान वहाँ जाएगा जहाँ जाति होगी। आप उदाहरण देख लीजिए आज़ादी के बाद से अब तक का। तो मुसलमान जहाँ भी हिंदुत्व की बात होगी, भारतीय संस्कृति की बात होगी, सनातन संस्कृति की बात होगी, वहाँ नहीं जुड़ेगा। इसलिए भाजपा से कभी नहीं जुड़ेगा। कोशिश भले ही करती रहे बीजेपी, लेकिन होगा नहीं वो। दूसरी बात, इस नेचुरल, इस स्वाभाविक गठबंधन में एक एक्सीडेंटल चीज़ आती है, तत्व आता है, और वो होता है नेतृत्व। देखिए, वैसे स्थापित धारणा ये है कि समाज नेता बनाता है और ये सही भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और ये सदियों से ये प्रमाणित होता आया है कि समाज नेता पैदा करता है। लेकिन नेता जब बन जाता है तो वो भी समाज को प्रभावित करता है, समाज को बदलता है। मोदी ने वही काम किया है। मोदी ने इस स्वाभाविक गठबंधन की चेतना को जगा दिया। और ये हमारे पुरखों का बनाया हुआ गठबंधन है। ये जो नेचुरल स्वाभाविक गठबंधन जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, 1500 साल तक हमले झेले हमने, लेकिन वो गठबंधन बचा रहा, इसलिए सनातन धर्म बचा रहा, इसलिए भारतीय सभ्यता बची रही। तो आज तक अगर बचे हुए हैं तो कोई तो ऐसा कारण रहा होगा। वो यही कारण है कि ये जो अंतर्धारा बह रही थी, ये सरस्वती की तरह लुप्त हो गई थी। तो सरस्वती तो खोज हो रही, अभी मिली नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सामाजिक गठबंधन की इस सरस्वती को खोज लिया, इसको फिर से ऊर्जावान बना दिया। और इसके लिए उन्होंने तैयारी 2014 में प्रधानमंत्री बनने से शायद पहले शुरू कर दी होगी, बनने के बाद वो दिखने लगा।
जब वो ये सब योजनाएं बना रहे थे, जनधन मोबाइल और आधार की ट्रिनिटी बना रहे थे, तो बहुत से लोगों को लग रहा था कि क्या कर रहे हैं, इनको जो है टेक्नोलॉजी का बड़ा शौक़ है, इसलिए इस तरह का काम कर रहे हैं। अकाउंट खुल जाएगा गरीब का तो क्या होगा, पैसा तो है नहीं उसके पास, पैसा कहाँ से आएगा, ये सारे सवाल उस समय उठ रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी एक लॉन्ग टर्म विज़न पर काम कर रहे थे। विज़न किसी के पास हो सकता है, कोई सपना देख सकता है, लेकिन सपने की ताबीर, विज़न को इम्प्लीमेंट करने की क्षमता उसी नेता में होती है जिसकी अपनी विश्वसनीयता हो, जिसमें कन्विक्शन हो, और वो नरेंद्र मोदी में है। तो उन्होंने इसको बनाया, किस लिए बनाया कि गरीब तक, वंचित वर्ग तक जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंच सके और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके, बिना भेदभाव के पहुंच सके, भ्रष्टाचार उसमें से निकल जाए। ये सब उन्होंने किया। और आप देखिए सबसे बड़ा उदाहरण उसकी परीक्षा जो है, बल्कि कहूँगा अग्नि परीक्षा, वो हुई लॉकडाउन के दौरान। 80 करोड़ लोगों को राशन भेजना और बिल्कुल फुल प्रूफ व्यवस्था के तहत, कहीं कोई लोचा नहीं हुआ। कहीं भी ये तमाम NGO देश विदेश के खोजते रहे कि कहीं गड़बड़ी मिल जाए, कहीं घोटाला मिल जाए, कहीं जो है भ्रष्टाचार मिल जाए, कहीं मिल जाए कि हमको नहीं मिला। कहीं भी एक भी उदाहरण उनको नहीं मिला। लॉकडाउन में इतनी बड़ी व्यवस्था अगर हो सकी, सुचारू रूप से चल सकी, तो वो तैयारी 2014 से जो उन्होंने की थी उसके कारण हो सकी। तो मोदी को शुरू से ये पता था कि ये समीकरण जब बनाएंगे तो उसके लिए उससे पहले क्या करना होगा, तो उन्होंने वो तो किया ही। उसके अलावा उनको एक बात ये भी समझ में आ गई थी, मुख्यमंत्री रहते हुए, मतलब जो सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है उसकी बात कर रहा हूँ, हो सकता है उनको मुख्यमंत्री बनने से बहुत पहले ये बात उनके मन में रही हो, और वो ये बात कि केवल हिंदुत्व से राजनीति में काम नहीं चलेगा, देश में भी नहीं चलेगा। देश को अगर जोड़ना है तो केवल हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलेंगे तो नहीं होगा, हिंदुत्व प्लस करना पड़ेगा, उसमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा, यानी राम के साथ रोटी को जोड़ना पड़ेगा। जब राम और रोटी जुड़ेंगे तो उसमें भौतिक जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा किया जा सकेगा, और जो आध्यात्मिक हमारी भूख है उसको भी मिटाया जा सकेगा। तो ये दोनों तरह की भूख का इंतज़ाम उन्होंने किया, और इसकी शुरुआत उन्होंने गुजरात से ही कर दी थी। जब उन्होंने जालीदार टोपी पहनने से मना कर दिया तो उन्होंने एक संदेश दे दिया कि इससे आगे नहीं जाऊंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। क्या अगर वो जालीदार टोपी पहन लेते तो क्या हो जाता? उनको मालूम था कि हिंदुत्व वही स्वीकार होगा जिसमें जो अनअपोलोजेटिक हो, जिसमें अपराध बोध न हो, जो शर्माते हुए, सकुचाते हुए, छिपते हुए हिंदुत्व को स्वीकार अगर करने की बात करेंगे तो नहीं चलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले तक किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को जालीदार टोपी पहनने में कोई एतराज़ नहीं था, रोज़ा इफ्तार करने में कोई एतराज़ नहीं था। ये चीज़ें गलत हैं, अपराध हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। ये आप हिंदू जो है, इस देश का जो सनातन धर्म को मानने वाला है, उसको मैसेज क्या दे रहे हैं? उसको चाहिए शुद्धता। जिस शुद्धता की तलाश भाजपा और संघ के विरोधी करते हैं उसके ठीक उल्टी है। उनकी नज़र में आदिवासी, उनकी नज़र में दलित, उनकी नज़र में पिछड़ा वो अच्छा है जो ब्राह्मण को गाली दे, ब्राह्मणवाद को गाली दे, यानी हिंदुत्व को गाली दे। जो इन सब को गाली दे वो उनके लिए स्वीकार्य है, वो उनकी नज़र में जो है वास्तविक रूप में हिंदू है, और जो ऐसा नहीं करता है वो सांप्रदायिक है। लेकिन उनकी ये जो धारणा थी, ये स्वाभाविक धारणा नहीं थी, इसलिए नहीं चली। मोदी को समझ में आ गया था कि हिंदुत्व जो है अपने प्योर फॉर्म में चाहिए, उसको लोग स्वीकार करेंगे, उसके साथ चलने को तैयार होंगे। आज जो आप देश में बदला हुआ माहौल देख रहे हैं उसका कारण यही है कि मोदी ने जो है हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं किया, हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई उसको जो है डाइल्यूशन, इस तरह की कोशिश की ही नहीं। इसलिए लोगों को भरोसा हो गया कि आदमी सचमुच मन से हिंदू है। आप मंदिरों में जब वो जाते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम,
या दूसरे मंदिरों में, तो तब उनके चेहरे को देखिए। आपको उनके चेहरे पर वो जो त्रिपुंड लगा होता है, उसके बाद का उनका चेहरा, जब वो बोलते हैं तब उनके चेहरे के आसपास जो आभा मंडल होता है और बाकी समय जो बोलते हैं, उन दोनों का अंतर देखिए। ये अंतर तभी आता है जब आप अंदर से धर्मनिष्ठ हों, जब आपकी धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति निष्ठा आपके दिल से निकल रही हो। केवल ज़बान से चुनाव के लिए होगी तो वो नहीं निकलेगा। इसीलिए बाकी नेताओं का जो है ये मंदिर दर्शन, मंदिर टूरिज़्म जो होता है वो काम नहीं आता है। इसीलिए आज स्थिति ये हो गई है देश में कि जो अपने को सेकुलर पार्टी कहती हैं, उनको लग रहा है कि वो अपना हिंदू वोट कैसे लाएं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। और द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर नरेंद्र मोदी ने विपक्ष का जो बहुजन समाज का प्लैंक था, जो लंबे समय से वो चलाने की कोशिश कर रहे थे, बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसको स्थायी तौर पर छीन लिया है। आज उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने भाषण में कहा कि इस देश की ये ताकत है, इस जनतंत्र की ये ताकत है कि गरीब आदमी भी जो सपना देखे वो पूरा हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ये आज की जो स्थिति है, उनका राष्ट्रपति बनना इससे आगे की बात है कि इस देश का गरीब आदमी जो सपना देखने से भी डरता है, जिसकी वो कल्पना नहीं करता है, सपने में भी जो चीज़ नहीं देखता है, वो भी हासिल कर सकता है। वंचित वर्ग की स्थापना का दौर है जो मोदी की वजह से आया है, और एलीट और कुलीन वर्ग के अवसान का दौर है। आप देखिए कि देश के 3 बड़े संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, उन पर नज़र डालिए, तीनों समाज के वंचित वर्ग से आते हैं। राष्ट्रपति के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं, जगदीप धनखड़ किसान समाज से आते हैं, और प्रधानमंत्री के बारे में आपको पता ही है। ऐसा इससे पहले कब हुआ कि परिवारवाद की, वंशवाद की राजनीति से मुक्त होकर संविधान के इन 3 बड़े पदों पर लोग आसीन हुए हों और देश में उसका स्वागत हो रहा हो? ऐसा पहले कब हुआ कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो सत्तारूढ़ दल की ओर से, और विपक्ष को पछतावा हो कि हम समर्थन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये भाव उन्होंने किया, नहीं किया, किसने जो है गठबंधन से अलग होकर समर्थन कर दिया, किसने नहीं किया, वो उस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन सबके मन में जो था, किसी के मन में ये बात नहीं थी कि बीजेपी ने गलत उम्मीदवार उतार दिया। भावना थी ये अंदर कि सही उम्मीदवार उतारा, काश हम भी समर्थन कर पाते। मुझे नहीं याद है, जितना मैंने देखा और पढ़ा है, कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में इस तरह की भावना पूरे राजनीतिक परिदृश्य में दिखाई दी हो। तो ये जो परिवर्तन है, मोदी सफल इसीलिए हुए ये बहुजन समाज बनाने में। इसमें कमी आदिवासी समाज की थी, जिसको पूरा कर दिया आज। सफल इसलिए हुए कि उन्होंने राम को रोटी से जोड़ा। राम अलग चले, रोटी अलग चले, अगर दोनों का मिलन नहीं होगा तो मुश्किल होगी। तो कामयाबी कभी कभी हो सकता है, तुक्के में मिल जाए, स्थायी रूप से नहीं मिलती। तो ये जो समाज निर्माण का काम किया है नेतृत्व ने, समाज की भूमिका है, विचारधारा की भूमिका है, संगठन की भूमिका है, लेकिन व्यक्ति की भूमिका को आप नकार नहीं सकते, उसको कम करके नहीं आंक सकते। क्यों कह रहा हूँ? आप कल्पना करके ज़रा देख लीजिए कि अगर 2014 में मोदी ना आए होते तो क्या होती स्थिति भाजपा की और क्या स्थिति होती देश की। कल्पना करना आज मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि वो जो 2009 में 112 सीटें मिली थी बीजेपी को, उससे कोई ज़्यादा 10-20 हो सकता है, 10-20 ज़्यादा हो जाती। उससे ज़्यादा की हैसियत बीजेपी की नहीं थी। इसको बनाया उन्होंने, आकर समाज ने नेता के रूप में उनको प्रस्थापित किया, और आकर उन्होंने समाज का कर्ज उतारने का काम किया कि समाज का जो नेचुरल अलायंस है उसको पुनर्जीवित कर दिया है। और ये संदेश जो है वो नीचे तक जा चुका है, इसको तोड़ने की किसी में ताकत नहीं है। तो इसलिए ये स्थायी बहुजन समाज बना है, जो देश और समाज दोनों के लिए, भले के लिए बना है, देश के जनतंत्र को मजबूत करने के लिए बना है। मुसलमान इसमें क्यों नहीं जुड़ पाया? क्या कारण है?
क्या 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 मानसिकता है, इस पर फिर किसी दूसरे वीडियो में बात करूँगा। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पर आज बात नहीं करूँगा। लेकिन इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।